हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपिन भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं एरर एनालिसिस, त्रुटि या विश्लेषण। त्रुटि होती क्या है, कितने प्रकार की होती है और उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, त्रुटि और त्रुटि के प्रकार। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे के वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचते रहें और आपके और भी साथी उसका लाभ ले पाएँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, त्रुटि और त्रुटि के प्रकार। स्टूडेंट्स, हमने देखा पिछले लेक्चर में कि यथार्थता और एक्यूरेसी जिसको हम कहते हैं, वो हर माप में कुछ ना कुछ यथार्थता में कमी के कारण त्रुटि आ जाती है। जैसे कोई भी मापक यंत्र है, उसके मापन की एक निश्चित सीमा होती है और भी बहुत सारे रीजन्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जिनके कारण माप में कुछ अनिश्चितता आ जाती है और उस माप में आई हुई अनिश्चितता को ही हम त्रुटि कहते हैं। तो जो दो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, त्रुटि और त्रुटियों के प्रकार। फर्स्ट ऑफ ऑल ले रहे हैं त्रुटि। तो किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को हम त्रुटि कहते हैं। तो सिंपली क्या है त्रुटि अपने आप में? माप की अनिश्चितता, जिसमें हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि दिस इज़ 100% एक्यूरेट। तो वो जो उसमें अनिश्चितता बनी हुई है माप के अंदर, उसी को हम कहते हैं त्रुटि। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि त्रुटियां होती कितने प्रकार की हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ एरर। तो मुख्यतः त्रुटियों को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, देन आफ्टर इनकी सब कैटेगरीज आएंगी। पहली कैटेगरी है क्रमबद्ध त्रुटियां। दिस टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड सिस्टेमेटिक एरर। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये सिस्टेमेटिक होती हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो धनात्मक दिशा में होंगी तो हर बार धनात्मक दिशा में ये त्रुटि प्राप्त होगी, ऋणात्मक दिशा में प्राप्त होगी तो ऋणात्मक दिशा में ही हर बार प्राप्त होती है। डिटेल अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरे प्रकार की ये जो त्रुटियां हैं, इनके कारणों का पता अगर लगा लिया जाए और उनको कारणों को रिमूव कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक ये त्रुटियां रिमूव यानी कम की जा सकती हैं। दूसरे प्रकार की त्रुटियों को हम कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि, इट मीन्स रैंडम एरर्स। ये वो एरर्स हैं जो रैंडमली होती हैं, इट मीन्स जिनके मुख्य कारणों का पता नहीं होता है या जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं फैक्टर्स, उनके कारण प्रोड्यूस होती हैं इस टाइप की एरर। और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों डायरेक्शंस में हो सकती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की ये त्रुटियां हो सकती हैं। जबकि क्रमबद्ध त्रुटियां आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो केवल धनात्मक होती हैं या केवल ऋणात्मक होती हैं। तो अब इनको हम डिटेल में लेकर के चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे क्रमबद्ध त्रुटियां किसे कहते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले लेकर चल रहे हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। किसी मापक यंत्र द्वारा जब आप मापक यंत्र से हम माप ले रहे हैं तो उसकी अशुद्धतापूर्ण बनावट के कारण जो भी प्रयोग करता है उसने प्रॉपर तकनीक इस्तेमाल नहीं की है, उसके कारण, उपकरण की अल्पतमांक के कारण, उसके गलत रूप से अंशांकन, जो पैमाना है जिसकी सहायता से हम माप रहे हैं, उसके गलत तरीके से अंशांकन के कारण, बहुत सारे कारण, बाह्य कारकों के कारण होने वाली जो एक ही दिशा में होने वाली एरर्स हैं, उनको हम कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। ठीक है, ये त्रुटियां मापक यंत्र की अशुद्ध संरचना
गलत अंशांकन अपूर्ण तकनीकी या प्रेक्षक की व्यक्तिगत त्रुटि के कारण उत्पन्न होती हैं। और ये कैसी होती हैं? एक ही दिशा में होती हैं। ये त्रुटियां या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, दोनों तरह की ये एक साथ नहीं हो सकती कि ये धनात्मक भी हो जाए, ये ऋणात्मक भी हो, ऐसा संभव नहीं है। तो ये है क्रमबद्ध त्रुटियां। अगर किन किन कारणों से या एक किन कारणों से उत्पन्न होती हैं, उनको अगर हम डिटेल में लें तो ऊपर हमने डेफिनेशन में इनको ले ही लिया है। सबसे पहले है अशुद्ध संरचना। सबसे पहली बात आती है मापक यंत्र की अशुद्ध संरचना। अगर हमने कोई भी मापक यंत्र प्रयोग किया है, आप वर्नियर कैलिपर्स ले रहे हैं, पेच मापी ले रहे हैं, थर्मामीटर से ताप नाप रहे हैं, वोल्ट मीटर से आप विभवांतर नाप रहे हैं, कोई भी उपकरण आपने इस्तेमाल किया है, यदि उसके मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाते समय उपकरण की संरचना में कोई कमी रह गई है, तब उसके द्वारा ली गई प्रत्येक माप में अंतर आएगा। और ये एक ही प्रकार का अंतर चूंकि उसके कारण उत्पन्न होगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक ऐसी त्रुटि जो इन कारण से उत्पन्न हो रही है उसको हम लेकर के चलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत। ठीक है, अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है? इस प्रकार की त्रुटि को दूर किया जा सकता है यदि हम पहले ही प्रयोग करने से पहले उपकरण की जांच कर लें। अगर हमारे पास त्रुटिपूर्ण संरचना वाला उपकरण है तो उसको हम रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरा सही उपकरण इस्तेमाल कर लें तो हम प्रॉपर मापन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो सकता है अपूर्ण तकनीकी का प्रयोग। किसी भी उपकरण को प्रयुक्त करते समय एक निश्चित टेक्निक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर हमने वो प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं की है, प्रेक्षक उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो फिर उसके द्वारा ली गई माप में 100% कुछ ना कुछ त्रुटि आएगी, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर त्रुटि आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगर हम किसी केमिकल बैलेंस या फिजिकल बैलेंस की सहायता से मापन कर रहे हैं द्रव्यमान का, कोई भी पदार्थ आपको दिया गया है, केमिस्ट्री लैब में भी यूज़ करते हैं, फिजिक्स लैब में, फिजिकल लैब हमारी तुला होती है, तो उसके अंदर जिसके ऊपर ये तुला पूरी रखी हुई है, तो ये नीचे एक हॉरिजॉन्टल बेस होता है जिसके ऊपर इसको रखा जाता है, और इसके नीचे यहाँ 4 स्क्रू लगे हुए होते हैं, पेंच लगे हुए होते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम ये किया जाना चाहिए कि इसको पूर्ण क्षैतिज करके रखा जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए साहुल सूत्र का हम इस्तेमाल इसमें दिया हुआ भी होता है। इसके अलावा हम स्प्रिट बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं इसको बिल्कुल सीधा रखने के लिए। आवश्यकता अनुसार पेंचों को घुमाकर उस तल को ऊपर नीचे करके फर्स्ट ऑफ ऑल ये ही काम किया जाना चाहिए। लेकिन तुला में अगर ऐसा नहीं किया गया है तब क्या दिक्कत आएगी? तो जो यहाँ पर साहुल सूत्र लगा रहता है जिसकी हेल्प से आप मेज़रमेंट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हॉरिजॉन्ट वर्टिकल ना हो करके उससे किसी एंगल पर झुकाव लिए हुए होगा, और हर परिस्थिति में उसके द्वारा ली गई माप में अंतर आएगा।
त्रुटि आएगी। तो इसका मतलब हमने प्रॉपर टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। और बहुत सारे उपकरणों का हम उदाहरण लेकर चल सकते हैं। यदि वोल्ट मीटर या एमीटर की हेल्प से हम मापन कर रहे हैं, तो वोल्ट मीटर एमीटर में क्या होता है, इस तरीके से पैमाना बना हुआ होता है, यहाँ एक संकेतक चलता है और इसको हम पैमाने पर रीड करते हैं। सामान्य रूप से यहाँ पर नीचे उपकरण में एक समतल दर्पण नीचे लगा रहता है, ठीक है। जब हम इसका मापन कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से मापन किया जाना चाहिए। एक संकेतक पिन तो आपकी ऊपर दिखाई दे रही है और चूंकि नीचे समतल दर्पण है तो उसकी इमेज यानी प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा है। हमें रीडिंग इस प्रकार से लेनी चाहिए कि जब आप ऊपर से देखें तो प्रतिबिंब और पिन कॉन्साइड यानी एक दूसरे को ढक लें, ठीक है। अगर आपने ये तरीका लिया है तो आप बेटर रीडिंग ले पाएंगे। लेकिन अगर कोई भी छात्र या प्रेक्षक इस बात के ध्यान लिए बिना लेफ़्ट साइड से देखता है तो आपको रीडिंग ज़्यादा पड़ती हुई दिखाई देगी, चूँकि निडल आगे दिखाई देगी कुछ। और अगर वो राइट साइड से पढ़ता है तो वो सुई इधर दिखाई देगी, यानी रियल मान से कुछ कम मान पड़ेगी। तो चूँकि उसने प्रॉपर टेक्निक यूज़ नहीं की है तो उसके कारण इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। और बहुत सारे उपकरणों में इस प्रकार की त्रुटि हो सकती है। तो ये त्रुटि है मापक यंत्रों के कारण आने वाली त्रुटि। इसी में एक तरह की और त्रुटि आ जाती है जिसे हम कहते हैं शून्यांक त्रुटि। ऊपर ले लेते हैं इसको। और त्रुटि हो सकती है शून्यांक त्रुटि। कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिसमें दो पैमानों का हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं, सच एज वर्नियर कैलिपर्स, पेंच मापी, गोलाई मापी। इस प्रकार के उपकरण होते हैं जिसमें दो स्केल का हम इस्तेमाल करते हैं। प्रारंभिक स्थिति में जब तक हमने मापन शुरू नहीं किया है तो दोनों पैमाने इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, मान लीजिए एक पैमाना ये है और दूसरा पैमाना ये दिया हुआ है नीचे। तो प्रारंभिक स्थिति में दोनों के ज़ीरो एक ही स्थान पर होने चाहिए, यानी कॉन्साइड करने चाहिए। अगर ऐसा है तो उपकरण में शून्यांक त्रुटि नहीं है। और अगर वो ज़ीरो एक साथ कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, इस तरह से हैं या इस तरीके से हैं, तो दोनों स्थितियों में शून्यांक त्रुटि है। उसको अगर हम प्रारंभ में ज्ञात कर लें, इसको पढ़ा जा सकता है। अगर उस त्रुटि को हम प्रारंभ में ज्ञात कर लें तो उसको मूल जो मान हमने नापा है उसमें से घटा करके हम वास्तविक मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेक्षक ने इस बात का ध्यान नहीं दिया तो जो भी त्रुटि है वो हर माप में सिस्टमेटिकली उतना ही अंतर आएगा। तो इस प्रकार की त्रुटि कहलाती है शून्यांक त्रुटि और इसको दूर किया जा सकता है। मापन से प्रारंभ करने से पहले ही उस त्रुटि को पढ़ लिया जाए और मापित मानों में से उसको घटा करके हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा एक त्रुटि आती है अल्पतमांक त्रुटि कह सकते हैं या अल्पतमांक के कारण। हर उपकरण की एक अपनी अल्पतमांक होती है। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके। अल्पतमांक किसे कहते हैं? अल्पतमांक है किसी भी माप द्वारा ली जा सकने वाली न्यूनतम माप को उस उपकरण की अल्पतमांक कहते हैं, ठीक है। तो हर उपकरण की चूंकि अपनी एक न्यूनतम सीमा है जितना तक वो मापन करता है, जिसे हम अल्पतमांक कहते हैं, और उस सीमा से बाहर अगर मापन की आवश्यकता पड़ी है तो त्रुटि आएगी। उसे भी उदाहरण की सहायता से आप समझ लीजिए। मान लीजिए हमें एक लाइन दी गई है, एक रेखा खींची है और आपसे कहता है इसकी लंबाई ज्ञात करिए। तो आपने साधारण पैमाना लिया और यहाँ इस पैमाने की, ये है हमारा स्केल, मान लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है 6.5 और ये वैल्यू है 6.6। इस पार्ट को खाली ब्रॉडली अगर दिखाएं, लाइन यहाँ आ रही है, यहाँ पर है 6.5 और यहाँ पर है 6.6। जरा गौर से देखें,
या तो मैं इसे लिख सकता हूँ 6.5। अगर 6.5 लिखते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये हिस्सा इतना लंबाई रेखा की रह गई, यानी 6.5 लिखता हूँ तो वो रेखा की लंबाई से कुछ कम है, तो इसका मतलब त्रुटि रह जाएगी। 6.6 लिखें तो भी आपको दिख रहा है कि उससे कम मान है, तो भी त्रुटि रहेगी। अगर मैं अब अंदाजे से लिख दूँ 6.55 तो क्या सही होगी? तो भी गलत है, क्योंकि जो उपकरण आपको दिया गया है साधारण पैमाना, वो केवल दशमलव के 1 अंक तक मापन कर सकता है, और आपने क्या दे दिया? 2। तो जब उपकरण 2 अंकों तक मापन कर ही नहीं सकता तो वहाँ तक मापन संभव ही नहीं है, तो लास्ट डिजिट पूरी तरह डाउटफुल है, तो उसमें त्रुटि होगी ही होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अल्पतमांक के हर उपकरण की अल्पतमांक के कारण मापन में कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। ठीक है, इसी तरीके से और बहुत सारी कारक होते हैं, बाह्य कारकों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक ले सकते हैं हम बाह्य कारकों का प्रभाव। बाह्य कारक जैसे अगर आप फिजिकल या केमिकल बैलेंस की सहायता से मापन कर रहे हैं, तो आप देखते हैं एक तुला पर वो वस्तु रखी जाती है जिसका आप मापन कर रहे हैं, द्रव्यमान नापना चाहते हैं, और दूसरी तुला के जो पल्ला है उस पर हम क्या रखते हैं? वेट रखते हैं, भार रखते हैं। दोनों तरफ विंडो दी गई होती है, तो जिधर वस्तु रखी है उधर की तो विंडो हम प्रॉपरली बंद रखते ही हैं, लेकिन जिधर वेट रखे हैं, बाट रखे हैं, वहाँ पर बार बार बाट बदलने की आवश्यकता पड़ती है एक्यूरेट मापन के लिए, तो भी आपको बाट रखने के बाद विंडो को बंद कर देना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा? अगर वहाँ वायु चल रही है, हवा चल रही है, तो हवा के प्रभाव के कारण मापन में कुछ ना कुछ त्रुटि बनी रहेगी। तो इस प्रकार से बाह्य कारक अगर हम उस विंडो को बंद रखें तो हवा के प्रभाव को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बाह्य कारकों पर प्रभावों को हम अगर कंट्रोल कर तो नहीं कर सकते, लेकिन उन प्रभावों को न्यूनतम करके उस त्रुटि को कम किया जा सकता है। तो ये सारे कुछ कारक थे जिनके कारण हमारी ये सिस्टमेटिक एरर आती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखें, सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। इनको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, चूँकि इनके कारकों को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है दूसरी तरह की त्रुटि, जिसे हम कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। इट मीन्स रैंडम एरर। ये वो प्रकार की त्रुटि है जिसके कारणों का मुख्यतः हमें पता नहीं होता, और ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। तो वह त्रुटि जो अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है तथा धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। दोनों प्रकार की हो सकती है, यादृच्छिक त्रुटि कहलाती है। ठीक है, अब चूंकि अज्ञात कारण है, प्रॉपर रीजन्स नहीं है जिनके हमें पता हो, तो इनको हम दूर नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। वो कैसे से अभी हम लेंगे। तो इन त्रुटियों को पूर्णतः समाप्त या दूर नहीं किया जा सकता है।
दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कम कर सकते हैं। तो कम कैसे करें? तो इसके लिए क्या करते हैं हम सामान्यतः लेबोरेटरी के अंदर हम इन्हीं प्रकार के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की हो सकती हैं, तो इन त्रुटियों को मिनिमाइज़ करने का तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेते हैं। 5 बार, 3 बार से 5 बार तक रीडिंग प्रैक्टिकल लैब में लेते हैं, और उनका क्या करते हैं, फिर हम मीन ज्ञात कर लेते हैं, माध्य ज्ञात कर लेते हैं, जिससे हमारी एरर मिनिमाइज़ हो जाती है, रैंडम एरर मिनिमाइज़ हो जाती है। तो अगर इसको हम दूर करना चाहते हैं तो इस प्रकार की त्रुटि को कम करने के लिए अनेक प्रेक्षण लेकर उनका माध्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसको समझ लें किस तरीके से मिनिमाइज़ हो रही है ये। मान लीजिए हमने 5 प्रेक्षण लिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। मान लीजिए यहाँ पर धनात्मक, यहाँ धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक, इस तरह की एरर है। एरर कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल हम औसतन बराबर एरर को मान के चल रहे हैं, समझाने के लिए केवल कि हमने 5 प्रेक्षण लिए हैं, जिसमें पहले में धनात्मक आई त्रुटि, फिर धनात्मक आई, तीसरे में ऋणात्मक, चौथे में ऋणात्मक और फिर धनात्मक। अगर इन पाँचों को ऐड किया जाए तो आप देखें कि लगभग धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक 4 वाली त्रुटि क्या हो गई, आपस में न्यूट्रलाइज हो गई। लगभग 5वीं त्रुटि रही आपकी एक त्रुटि केवल, यानी एक बार की त्रुटि रह गई है, और उसको हमने माध्य ज्ञात करते समय 5 से डिवाइड किया होगा। तो इसका मतलब है जो एक मापन में त्रुटि हो रही थी उसका 1/5 टाइम्स लगभग और हमारी त्रुटि वहाँ होगी। अगर हम ज़्यादा और ले लें प्रेक्षण, मान लीजिए हमने 11 बार प्रेक्षण ले लिया, तो 1/11 आ जाएगा लगभग, तो वहाँ एरर बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ज़्यादा प्रेक्षण लेकर उनका माध्य ज्ञात करके हम इन एरर्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये अज्ञात कारक हैं या ऐसे कारक हैं जिनका कंट्रोल हम पर नहीं होता या हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी भी परिपथ में धारा का मापन कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे किसी प्रतिरोध में तार में धारा बहती है, वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उसको आप रोक नहीं सकते। अगर धारा बहाएंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा का मान घटेगा, यानी आपके प्रयोग में एरर आएगी। तो उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। ज़्यादा रीडिंग लें, वहाँ मिनिमाइज़ करें, और दूसरी बात, जब हम उपकरण को इस्तेमाल नहीं कर रहे उसका स्विच ऑफ रखें, जिससे कि वो लगातार हीट अप गर्म ना हो। तो कुछ सावधानियाँ और कुछ ज़्यादा प्रेक्षण लेकर हम अपनी त्रुटि को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 2 प्रकार की एरर, जिसे हम कहते हैं क्रमबद्ध सिस्टेमेटिक एंड रैंडम यानी यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन त्रुटियों को सामान्य रूप से गणनाओं में कैसे व्यक्त किया जाए। कारक तो कोई सा भी हो सकता है जिनसे त्रुटियां उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन वो कैसे रिप्रेजेंट की जा सकती हैं उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।